सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल जिस तरह से बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और इन सब लोगों को मैं बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बहुत सारी शुभकामना देता हूं। इस बजट में जो बिहार का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपने देखा होगा कि बजट पेश होने के बाद से जो बिहार की विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे आप मिथिलांचल के क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा होगा कि मखाना उद्योग, अब इससे कई हजारों की संख्या में लोग इस व्यवसाय में पहले से जुड़े थे और बहुत बड़ी मात्रा में और जुड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मान लीजिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से लेकर के आईआईटी का अपने यहाँ जो है उसका भी विस्तार का भी बजट में है। मिडिल क्लास के लोग, जैसे मान लीजिए नौकरी पेशा वाले हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस टैक्स में बहुत सुविधाएं मिली हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 12,75,000 तक स्लैब में अब छूट है। बहुत कम में लोगों को काफ़ी टैक्स, इससे बहुत सारे लोगों के जो टैक्स कटौती होती है उनमें बहुत लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग विभाग में नेफ्टेम जो पूरे भारत में 2 ही जगह था, तीसरा इस बजट में वो भी आया है जो बिहार के लिए स्पेशल मिला है। निश्चित रूप से भी बड़ी खुशी की बात है। और बहुत सारा चीज, पुल पुलिया, किसानों के लिए कोसी क्षेत्र में आपने देखा होगा किस तरह से कोसी से तबाही होती थी, लेकिन वहां पर अब उसको सिंचाई में तब्दील किया जाएगा, जिससे हजारों एकड़ में सिंचाई का प्रबंधन होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के लगभग हर क्षेत्र में इस बजट में आया है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने इस बजट का जिस तरह से बिहार के लिए एक बजट माना जा रहा है, लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं, तो अब तो विपक्ष के बाद यही हो गया कि चुनावी बजट, अगर बिहार में कुछ नहीं मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा तो तरह तरह की बातें विपक्षियों के द्वारा उड़ाई जाती है। लेकिन बिहार के लिए जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल खोल करके बजट में बिहार वासियों के लिए तोहफा जो मिला है, जो बिहार वासियों के लिए सोचा गया है, तो निश्चित रूप से विपक्षियों के पास अब कोई जवाब नहीं है। और बहुत सारी बजट में बिहार वासियों के लिए मिली है। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, 15 जनवरी से सभी एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद दूसरे चरण में आपको आरा, बक्सर, ससराम, रोहतास, जिसको फिर औरंगाबाद, गया, कल लास्ट दूसरा चरण का हुआ है। और ये जो शुरुआत हुई है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, सभी 5 दल के घटक दल के लोगों के द्वारा, इसमें निश्चित रूप से ये सोच है कि कैसे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 5 दल के आपस में सामंजस्य स्थापित कर करके अभी से इस तैयारी में लग जाए कि पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2025 225 अब फिर से नीतीश का स्लोगन है,
इसको हम लोग करेंगे। और इसमें घूमने के उपरांत मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का महाजुटान हो रहा है, आप लोग तो मीडिया के साथ ही कवर कर रहे देख रहे होंगे कि हम लोग जितना आशा नहीं किए थे पांचों दल के अध्यक्ष, उससे बहुत जबरदस्त इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह हो रहा है। और सब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अब हमको लगता है हजारों की संख्या में आ रहे हैं। मतलब ये उत्साह बिहार में हम बहुत पहले घूमते आ रहे हैं, लेकिन ये उत्साह, इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा नहीं। ये जैसे बिहार में एनडीए को 2010 में आपको 206 सीट मिला था, निश्चित रूप से विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। और 243 विधानसभा सीट पे एनडीए जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है, विपक्ष का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। 2010 में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का भी सीट नहीं मिला था। इस बार तो हमको लग रहा है कि दहाई की संख्या पाने में ही लोग, मतलब बहुत हो गया दहाई की संख्या, मतलब जबरदस्त कार्यकर्ताओं में। और 2000 से 5 के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, पिछली बार तो मान लीजिए 2020 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोग अलग थे, लेकिन इस बार बहुत मजबूती के साथ। और इस मजबूती का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कई दशक से आपने देखा होगा कि बेलागंज की सीट को अपना वो लोग कभी वो मान लिए थे, मतलब बहुती मान लिए थे, लेकिन एनडीए के शक्ति, एनडीए के कार्यकर्ताओं की ताकत से वो भी सीट उन लोगों से छीन गया। तो ये है। और बजट पर मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने अपनी बात बता दी और बाकी और कुछ बात देखिए, ये सब बेबुनियाद, इस पे कोई जवाब देना भी उचित नहीं हम समझते हैं। अब मान लीजिए ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, ये तो होता रहता है ना। हमारे और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलती, स्वतंत्र संस्था है, जहां उसको लगता है वहां वो अपना कार्रवाई करती है। आरोप लगाने से इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई बेबुनियाद बात है, ये इस बात पे जवाब देना भी उचित नहीं है। राजू जी, 3 के लिए फंड का अभी तक कोई घोषणा उसमें नहीं हुई, तो क्या ये माना जाए कि अगले बजट 2026 का जब बजट पेश होगा तो राज्य सरकार तमाम जमीन वगैरह सब कुछ केंद्र सरकार को? देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की है बजट के माध्यम से, आप एकदम समझ ध्यान लीजिए कि समय से सब पूरा हो जाएगा। यहाँ शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। ये वो वाला पुरानी बात नहीं होगा कि शिलान्यास करके और 10 साल बाद वो लोग उद्घाटन की प्रक्रिया रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ समय जो भी बजट में आया उसको सच में पूरा कर दिया। राजू जी, गोपालगंज का तो बहुत पहले समय आ गया, 10 साल पहले वहाँ का ये किया गया था कि गोपालगंज को कल नहीं कहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कभी बताइए 10 साल पहले आ गया हो तो हमको बता दीजिए, हम तो कहीं नहीं ऐसा देखे हैं। हो सकता है मेरे संज्ञान में न हो, लेकिन आप देखे होंगे किस तरह से मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, दरभंगा में एम्स के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आए, और अभी आपका पूर्णिया की लगभग तैयारी चल रही है। तो बहुत सारे जगह काम हो रहा है। आप देवघर शुरू हुआ है, मान लीजिए बिहार से सटा हुआ जगह तक बहुत जगह शुरू हुआ है। तो इसमें कहीं कोई जो घोषणाएं हो रही हैं उसको ससमय पूरा कर दिया जाएगा। मामले में राजू जी, बीपीएससी 17वीं मामले में 3 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है, इस पर एलजेपीआर की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई छात्रों के साथ अनदेखी की जा रही है तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग में सरकार की दखलंदाजी नहीं है और सरकार भी सजग है कि अगर कहीं से कोई प्रकार की कमी होगी छात्रों के साथ, कहीं किसी प्रकार से मान लीजिए उसमें अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार उस पर सजग है, काम कर रही है। क्या आप लोग इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा? अरे हमारे नेता पहले मिल चुके हैं, आपने देखा होगा। हाँ, बीपीएससी मुद्दे के लेकर के नेता हमारे पत्राचार भी कर चुके हैं और स्वयं मिल भी चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। जवाब क्या? नहीं, जवाब भी वहाँ आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि
नेता भी मिले, उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत उसमें मतलब बारीकी नजर रखे हुए हैं उस पर, कहीं से किसी प्रकार से छात्रों की अनदेखी नहीं हो पाएगी। राजीव आयोग खुद माना है कि अनियमितता बढ़ती गई है, तो आयोग पे ही आरोप है, निर्णय भी आयोग ही लेगी। देखिए, यही मेरे नेता ने चिराग पासवान जी ने कहा है, अगर आयोग मान रहा है कि अनियमितता हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर आप लोग सरकार में नहीं, वही हमारी बात सुनिए, हमारे इकलौते ने हमने देखिए, और सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा आप बोल रहे हैं कि आयोग मान लिया है, कहाँ मान लिया है? हमको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ आयोग ने गलती मान ली है। गलती अगर मान ली जाएगी तो उसको सुधारा जाएगा, कहीं से छात्रों की अनदेखी थोड़ी होगी। आयोग बोली अनियमितता बढ़ती गई तभी तो बापू मैंने अभी आपको कहीं दिखा दीजिए, हमको तो नहीं एग्जाम हुआ ना, एग्जाम हुआ। एक देखिए, वहां पर एक जगह शिकायतें आई, जहां आपको बता रहे बाबू सभागार के पास वाला जो सेंटर था, जहां लगभग 16-17 हजार के आसपास से जो परीक्षार्थी थे, तो निश्चित रूप से वहां आई तो उसको रद्द करके पुनः एग्जाम कराया गया। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो बच्चे दूसरी मेंस में निकाल चुके, आप तैयारी दूसरी। राजू जी वहाँ पर एक सेंटर में अनियमितता हुई, लेकिन उस सेंटर पे एग्जाम नहीं लेके उसको 22 सेंटर में कन्वर्ट किया गया और प्रतिशत में रिजल्ट आया है। जब 14,000 से 15,000 बच्चे बैठे हैं तो 20% रिजल्ट आया है। ये कहाँ से उचित है? नहीं, देखिए, रिजल्ट का प्रक्रिया मान लीजिए मेरिट लिस्ट बनता है, अब इसमें कितना परसेंट आएगा, मान लीजिए तो अगर कई जगह सेंटर बांट दिया गया तो इसमें छात्रों को तो कहीं से और आराम से जा करके बिना जब लंबा लाइन के आप जा करके परीक्षा में शामिल होंगे, ये तो सुविधा हुई ना, ये तो सरकार की अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात। देखिए, स्पष्ट रूप से छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कहीं भी अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लोक जनशक्ति पार्टी रामदास के साथ है। कोई सवाल नहीं है, नहीं, कोई दूसरा सवाल नहीं है। नहीं, ये सब आप लोग के जिम्मे हम लोग कर दे रहे हैं। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे। आप कल्पना करिए ना, आप तो नौजवान है, 2005 से पहले का बिहार देखा है नहीं देखा आपने? आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं अभी मुंह बाए हुए हैं कि कब नीतीश कुमार हमारी तरफ देखें। नहीं, सुनिए, हम आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो 3 में 13 में नहीं है, उन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिसकी भाषा आप बोल रहे हैं वो तो खुद टकटकी लगा है कि कब हमारे तरफ आ जाए, हमारे लिए आ जाए। लेकिन एनडीए इस बार पूरी तरह एकजुट है और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। बिहार को ग्रीन टेक्सटाइल बजट में जो आया है, बिहार के विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष नहीं, सुनिए, विपक्ष के पास कोई आज नहीं। अब इसको क्या कह रहे हैं लोग केंद्र स्तर पे, बहुत सारे मीडिया मैंने डिबेट में देखा है, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि बिहार के चुनाव को लेकर बजट, अरे मिले तो भी आप ना मिले तो शिकायत करते रहते हैं। अरे मिला हुआ है बिहार को, तो शाबाशी भी तो बिहार को मिली चाहिए, प्रधानमंत्री को मिली चाहिए। टेक्सटाइल का ग्रीन क्लस्टर मिलने में 7 राज्यों को मिल गया, बिहार में क्यों देरी हो रही है? मैं बजट की बात नहीं कर रहा। अरे सब होगा, चिंता मत करिए, एक ही बार में सब कुछ नहीं होगा, सब भारी से सब कुछ होगा। बिहार अच्छा, हर क्षेत्र में इस बजट में ध्यान दिया गया नहीं दिया गया, आप लोग बता दीजिए। पहली बार ऐसा बजट आया है कि विपक्ष के पास कोई मतलब बात ही नहीं पता, क्योंकि उनके जबान मतलब बंद हो गई है। राजू जी, क्या लगता है आपको? चुनावी साल है, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार लगभग 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो अरे भाई, आप एक बार बीपीएससी में कितना लंबा बोल दिए। आप लोग के माध्यम से मैं पुनः प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी और अपने नेता के साथ आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी को कि बिहार में